रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कर लो या ग्लास ब्लॉक का, तो बात एक ही है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस आर्टिकल में एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं। सबका रे डायग्राम प्रॉपरली बनना चाहिए। ठीक है, एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं हम लोग, और इस पे हम लोग रे ऑफ लाइट फॉल कराएंगे। ठीक है, अच्छा ग्लास स्लैब है तो बाहर मान लेते हैं एयर है, अंदर तो ग्लास होगा ही होगा, और वापस लाइट रे एयर में आएगी। अब ध्यान देना चाहिए, ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मल। नॉर्मल होता है सरफेस से परपेंडिकुलर। ये मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट करी है। ठीक है ना, अगर ये सब मीडियम ना होते तो लाइट रे का पाथ एक्चुअली यही लाइट रे पाथ अपने ट्रेवल करते हुए जाती। ठीक है, कुछ ऐसा पाथ लाइट रे ट्रेवल करते हुए जाती। क्लियर? लेकिन देखो यहाँ पर इंसिडेंस एंगल आई मान लेते हैं। अब मुझे बताना जरा, लाइट रे एयर से जब ग्लास जा रही है तो नॉर्मल की टूवर्ड्स ही अवे, एयर से ग्लास में अवे कैसे होगा? एयर से ग्लास स्पीड कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? एयर से ग्लास में स्पीड कम होती है तो टूवर्ड्स जाएगी। ठीक है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। क्लियर? मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर है। यहाँ फिर से नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर। अब लाइट रे डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से बताओ आर एन अवे या टूवर्ड्स? अवे जाएगी, तो अवे में कुछ ऐसा होगा। क्लियर? अब जरा इस डायग्राम को देखो, इन दोनों डायग्राम, इन दोनों रेस को देखो। ये इंसिडेंट रे का पाथ है, और ये जो रे है, इस रे का नाम हमने रखा है इमर्जेंट रे। कौन सी रे? इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे, और ये बीच वाली रिफ्रैक्टेड रे। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, और डिनोट करते हैं किससे? ई से। तो अगर तुम लोग डायग्राम को देखो तो तुम्हें डायग्राम में ये क्लियर हो रहा होगा कि जो इंसिडेंट रे का पाथ है और जो इमर्जेंट रे, वो आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का ये पता चलता है हमें, की पॉइंट से इनके यही की पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे, फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ठीक है ना, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। क्लियर? सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, गुड। सेकंड पॉइंट हमें मेन ये मिला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। कोई मुझे बताएगा क्यों ऐसा हो रहा है कि एंगल आई और एंगल ई बराबर है? नहीं, सेम मीडियम में नहीं। देखो एक्चुअल में लास्ट क्लास में मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज बताया था। यहाँ पे एयर से ग्लास जा रही तो आई से फॉल कर रही है, आर से निकल रही है। अब मुझे बताना, अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? कितना एंगल होगा ये? अगर वो एंगल आई है तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल तो आर होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बताओ, होगा नहीं होगा? ठीक है ना, ये भी एंगल आर ही होगा। अब देखो, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज में हमने ये पढ़ा था कि अगर आई से फॉल कर रही है, आर से निकल रही है, तो अगर आर से इंसिडेंट होगी तो वापस कितने से निकलेगी? आई से ही निकलेगी। तो ये जो ई होगा वो आई के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल आई एंगल के इक्वल क्यों है? बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज की वजह से। क्लियर है? समृद्धि, समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स? तुम्हें नहीं थी लास्ट क्लास में? चलो मैं आज भेज दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट जो है मिलता है, तीसरा मेन पॉइंट जो है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा तुम लोगों को। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? टेल मी गाइस, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? चलो जल्दी से डायग्राम बनाओ, और पॉइंट 1 2 3 करके सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की लास्ट में डेफिनेशन लिख लेंगे। डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना, नहीं समझ में आएगा तो बुक से ड्रॉ करना। और रे डायग्राम में एरो बहुत नेसेसरी है, तो एरो को ध्यान देकर बनाना। समृद्धि, ये भी मैं वीडियो से, हाँ बताओ बताओ।
हाँ, फ्रीक्वेंसी इसमें भी होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आज कौन कौन एब्सेंट है? शिविका एब्सेंट है, रविकांत, और कौन एब्सेंट है? एक कोई और एब्सेंट है। हो गया? कौन वाला बता दे पॉइंट? हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं चेंज आता है? देखो, उसको दो समझने के तरीके थे। पहले एक बेसिक समझो, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं मैथमेटिक्स से रिलेट करके बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज हो रही है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे, ना कि डिपेंड करती है मीडियम पे। जैसे एक बल्ब है, ठीक है ना, उससे जो अमाउंट ऑफ लाइट यानी फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है, अब वो चाहे उस मीडियम में एयर हो, चाहे उस मीडियम में वाटर हो, चाहे उस मीडियम में कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? रिमेन्स सेम रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे अगर मान लो फॉर सपोज मीडियम चेंज करते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी में चेंजेस आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे नहीं डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती है? सोर्स के नेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है ये बात समृद्धि? अच्छा, दूसरी तरीके से देखोगे तो हम लोग एक फॉर्मूला पता था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमें पता है ये कि जब रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो वेवलेंथ फॉल कर रही है और वेलोसिटी भी फॉल कर रही है। तो इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए, अगर ये फॉल कर रहा है तो ये भी फॉल कर रहा है, तो इस टर्म को क्या रहना पड़ेगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है। तो हेडिंग जो हम लोग, हाँ, डेंसर से रेयर जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन फिर से फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। ऑल क्लियर? डायग्राम क्लियर है सभी को? तीनों पॉइंट्स के लिए तीसरे वाले पॉइंट में हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लो, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the path of emergent ray, it is the perpendicular distance between the path of emergent ray and direction of incident ray, and direction of incident ray, between the path of emergent ray and direction of incident ray. Clear? अच्छा, अब इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। इसी पर्टिकुलर आर्टिकल बेस्ड है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायग्राम तुम लोग बना चुके होगे, हेडिंग कर लो, फैक्टर्स affecting the lateral displacement. Factors affecting the lateral displacement. Factors affecting the lateral displacement. मैं रब कर रहा हूँ, फिर इसको डायग्राम नहीं रब करूंगा, डायग्राम से ही रिलेट करके बताऊंगा। अच्छा, अब तुम लोग गेस करना, कोई भी आंसर मतलब बुक से मत देखकर बताना, गेस करना। अब मुझे बताओ, अगर, हाँ बताओ, कौन सा रिलेशन 4.3 पे?
अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बता दूंगा। क्लास के अंदर बता दे इसको। क्लास के अंदर बता दे। रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, बता देंगे। अच्छा अब देखो, हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ले रखा है, ठीक है। हम देखने जा रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सोचो, क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, मीडियम की थिकनेस पे डिपेंड करेगा? और अगर करेगा तो कैसे करेगा? बताओ। अच्छा, थिकनेस ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। हम लोग देखो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं। मान लो मैं स्लैब की थिकनेस को कम कर दे रहा हूँ। स्लैब जो होता, वो मेरा इतना बड़ा होता, देखना जरा, सिर्फ इतना बड़ा होता है, इतना थिक होता है स्लैब। तो अब जो रे जो यहाँ से रिफ्रैक्ट कर रही है, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट करने के बजाय यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी। तो बताओ, जब मैंने थिकनेस कम कर दी तो इनके बीच का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो गया या ज्यादा हो गया? कम हो गया। तो वो तो डायग्राम से मैं ऑलरेडी देख के पता चल रहा है। तो चलो पहला पॉइंट लिखो। मोर द थिकनेस ऑफ द मीडियम, मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। More the thickness of the medium, more is the lateral displacement. Clear? More the thickness of the medium, more the lateral displacement. तो थिकनेस ज्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट फैक्टर मैं इसको यहां से पहले तरफ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, अब देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अगर मैं इंसिडेंस एंगल और ज्यादा कर दूं तो बताओ, रिफ्रैक्टेड एंगल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? अगर मैं इंसिडेंस एंगल बढ़ा दूं तो इंसिडेंस एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल और कम हो जाएगा। अब यहाँ से कहीं रिफ्रैक्टेड एंगल ये हो गया, रिफ्रैक्ट यहाँ से करेगी, तो इमर्ज भी कहाँ से करेगी? यहाँ से करेगी। तो देखो, इंसिडेंस एंगल जब बढ़ाया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, घट गया? डायग्राम के अकॉर्डिंग बढ़ गया। यानी इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो चलो इस पॉइंट को भी लिखते हैं। लिखो, मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, comma more is the lateral displacement, comma more is the lateral displacement. Clear? More the angle of incidence, more is the lateral displacement. More the angle of incidence, more is the lateral displacement. नित्य एब्सेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? अब लास्ट फैक्टर कर लेते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करके समझते हैं। अब देखो ऐसे समझना कि अगर हम लोग व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट कितने कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है? बताओ। 7 कलर्स का व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है ना। अब मान लो मैं मेन दो रेस के कॉम्बिनेशन डाल रहा हूँ, एक वॉयलेट है और एक रेड है। तो तुम्हें पता है वॉयलेट और रेड ब्रेक हो जाएगी। अब मुझे बात बताओ जरा सोचकर कि वॉयलेट की स्पीड दूसरे मीडियम में ज्यादा होगी या रेड की? स्पीड ज्यादा किसकी होती है, रेड की या वॉयलेट की? स्पीड रेड की ज्यादा होती है। जब रेड की स्पीड ज्यादा है यानी वॉयलेट की स्पीड कम है। तो वॉयलेट की स्पीड कम मतलब वॉयलेट ज्यादा डेविएट करेगा और रेड कम डेविएट करेगा, ऐसा ही होगा। देखो, यानी ये जो कलर होगा वो रेड का होगा और ये जो कलर होगा वो किसका होगा, वॉयलेट का होगा। तो अब देख के बताओ, रेड का डेविएशन, रेड का लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या वॉयलेट का? वॉयलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहां पर तुम्हें देखने में ज्यादा लग रहा है ना। अच्छा, अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, वॉयलेट कलर का ज्यादा होता है या रेड का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैंने बताया था वॉयलेट का ज्यादा होता है। तो जिस कलर का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा।
जैसा कि हम लोग को वॉयलेट के लिए देखने को मिल रहा है। क्लियर है डायग्राम में? ये सब डायग्राम बनाने नहीं है, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, बार बार डायग्राम में एडिट कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलो लास्ट पॉइंट लिख लेते, समझ में आ गया सभी को? समृद्धि क्लियर है? ठीक है, हाँ बताओ अवनी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखो हमें ये पता है कि अगर हम एक व्हाइट लाइट को फॉल कराएंगे तो व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है। 7 कलर मतलब विबग्योर हो गया हमारा। ठीक है, मैं सिर्फ वॉयलेट और रेड को डाल रहा हूँ। मान लो फॉर सपोज एक लाइट ऐसी मैं डाल रहा हूँ जो कि पॉलीक्रोमैटिक है, उसमें दो लाइट रहे, एक वॉयलेट है और रेड है। तो जैसे मैं वॉयलेट रेड को डालूंगा, क्योंकि डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, डिफरेंट स्पीड होते हैं, तो ये अलग अलग पाते बेंड करेंगे। क्योंकि रेड की स्पीड ज्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है, तो जिसकी स्पीड कम वो ज्यादा नॉर्मल के टूवर्ड जाएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा वो कम नॉर्मल के टूवर्ड जाएगा। तो स्पीड क्योंकि कम वॉयलेट की है तो वॉयलेट नॉर्मल के ज्यादा टूवर्ड जाएगा। तो वॉयलेट देखो ये चलता हुआ आ रहा है, ऐसे निकल रहा है, और रेड ये आ रहा है, ये निकल रहा है। तो देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा है? रेड का ज्यादा है, वॉयलेट का ज्यादा है? वॉयलेट का ज्यादा है। और मैंने बताया था कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है लास्ट क्लास में। तो क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसी का तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। बोलो। ठीक है ना? तो इससे पता चल रहा है हमें, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर विल बी द ग्रेटर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलो इसी बात को लिख लेते हैं। ईशान कोई डाउट है? ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो। देखो ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, comma greater will be the lateral displacement. Greater the refractive index, comma greater will be the lateral displacement. सभी को क्लियर ये बात? ठीक है, इसको रब करा जाए, फिर नेक्स्ट आर्टिकल करें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा? जल्दी से पॉइंट्स रिवाइज कर डालो तीनों। अगर कोई इन तीनों पॉइंट्स में डाउट हो तो मुझे फिर से बता दो। दिव्यांश कोई डाउट है? वो बता देते हैं, अभी क्लास के अंदर 5 मिनट्स बचेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं, यही पार्ट का लिखो, हेडिंग करो मल्टीपल इमेजेस in a thick plain glass plate. Multiple images multiple images in a thick plain glass plate or thick mirror. थिक प्लेन ग्लास प्लेट बोल दो या थिक मिरर बोल दो। इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। अच्छा, ये जो हमने प्लेन ग्लास प्लेट ली है, जरा ध्यान समझना। इसमें ऊपर वाली सरफेस तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन नीचे वाली सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है। अब बताओ, जो सरफेस सिल्वर्ड होती है उससे रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है? जो सरफेस सिल्वर्ड होती है उससे तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। ये जो ए बी सरफेस है, हाँ भाई, सिल्वर्ड पॉलिश बात एक ही है। मैंने उसको ए बी को पॉलिश किया हुआ है, देख रहे हो ऐसे किया ना शेडेड, ये पॉलिश्ड है, तो ये रिफ्लेक्शन शो करेगा, लाइट आएगी, टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है? ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से बताओ। ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन अब जरा बात समझना, जितनी भी ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होती है, हम लोग को ये लगता है कि उनसे सिर्फ क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है ना। लेकिन जब भी कोई लाइट रे किसी पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल करती है,
तो पास में ना उसका 96% पार्ट रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चला जाता है और उसका 4% पार्ट वापस चला जाता है, ऐसा होता है। समझ रहे हो बात को? एक मिनट वेट करना जरा। अरे क्या नाम है, से आई गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पर कि जब कोई लाइट रे ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है ना, देखो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगी तो उसका 100% रिफ्लेक्शन होगा, आई गई जितनी आई उतनी ही चली गई वापस। लेकिन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे फॉल करती है तो उसका 96% पार्ट नीचे आ जाता है और 4% पार्ट वापस रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। तभी तो देखो जितनी ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होती हैं उसमें जब तुम कभी खड़े हो तो कुछ कुछ टाइम पे तुम्हें अपनी इमेज उसमें दिखाई देती है, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट इमेज मिरर की तरह दिखाई देती है? मिरर की तरह नहीं दिखाई, हल्का फुल्का पार्शियल तुम्हें अपनी इमेज दिखाई देती है वहां पर। तो वो जो पार्शियल इमेज तुम्हारी बन रही है वो 4% की वजह से बन रही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखो इस रे डायग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। फिर से मैं सिलवर्ट कर दे रहा हूं। ये सरफेस ए बी मान लिया है और ये सरफेस सी डी मान लिया, ठीक है ना। एक यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट है, ए पॉइंट एक पार्टिकल है, ठीक है ना। इसको कुछ और नाम देते हैं, सी डी ई कर देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ए है जो एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे है वो इस सरफेस पे नॉर्मली फॉल कर रही है। ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से बताओ रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है? बताओ ट्रांसपेरेंट सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? करो गेस करो ऐसे। रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट रे यहाँ पर नॉर्मली फॉल कर रही है तो इसलिए नॉर्मली चलती चली जाएगी, है ना। लेकिन जब मिरर पे लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है तो वो उसी पाथ से वापस चली जाती है ना, बोलो। तो उसके पाथ को मैंने वापस पीछे भेज दिया है। अच्छा, इसको मैंने आगे ड्रॉ कर लिया डॉटेड, ठीक है। अभी इसका आगे काम पड़ेगा मुझे, मैंने आगे ऐसे डॉटेड ड्रॉ कर लिया। अब देखो एक रे मैं इस पॉइंट पर बना रहा हूँ, यहाँ पर फॉल करेगी, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ बना लेते हैं नॉर्मल। अब बताओ लाइट रे एयर से आ रही है ग्लास में, नॉर्मल के टूवर्ड जाएगी नॉर्मल से अवे, बोलो। यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने नॉर्मल, हाँ लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ध्यान देना। पाथ ऐसे होना चाहिए था लेकिन लाइट रे कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा अंदर बेंड कर जाएगी, क्लियर, ऐसे होगा। लेकिन मुझे ये बताओ ये 100% लाइट रे आ रही है तो उसका 96% ही तो नीचे गया, बाकी कुछ परसेंट इसका रिफ्लेक्ट भी तो कर जाएगा, 4%। ऐसा होगा नहीं होगा, बोलो, होगा नहीं होगा? सही लिखा है। अब देखो यहां पे फिर से तुम नॉर्मल ड्रॉ कर लो। अब ध्यान देना यहां पर ये मिरर है, मिरर से सिर्फ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो जितना इंसिडेंस एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से अवे या नॉर्मल के टूवर्ड्स, डेंसर से रेयर, ग्लास से एयर में जा रही है, बताओ। अवे जाएगी तो अवे कुछ यूं ऐसे बेंड करते हुए तुम्हें दिखेगा। फिर यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा 4%, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा 4%, फिर यहां से रिफ्रैक्शन होगा। सो ऑन, ये प्रोसेस क्या रहेगा, बताओ, कंटिन्यू रहेगा? समझ में आ रहा है डायग्राम सभी को? अच्छा, ये जो मैंने बनाई है सब, ये सब पैरेलल मेरे लिए दिखने में पैरेलल लग रही है, तुम्हें लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं लगे तो पैरेलली तब भी तुमको बनाना है ना। ये सब पैरेलल दिखेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रे के पाथ को पीछे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रे के पाथ को पीछे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पीछे मिलेगा आकर कहीं पर, तो यहाँ मिल गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ। तो इस रे का और इस रे का यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पहली वर्चुअल इमेज तैयार हो गई A1। इन सिमिलर मैनर
इस रे के पास को पीछे ड्रॉ करो, तो इसकी सेकेंड इमेज A2 तैयार होगी वर्चुअल, ऐसे सो ऑन। इसकी थर्ड इमेज तैयार हो गई A3, सो ऑन। फोर्थ इमेज तैयार हो गई A4। तो ऐसे बताओ कई सारी इमेजेस बनेंगी या कुछ इमेजेस बनेंगी? कितनी इमेजेस बन जाएंगी? यहाँ तो कई सारी इमेजेस बनेंगी। आर्टिकल की हेडिंग क्या करी थी हम लोग ने? मल्टीपल इमेजेस। तो बताओ मल्टीपल इमेजेस ही तो बन रही है। तो सभी लोग डायग्राम में देखकर समझ में आ रहा है मल्टीपल इमेजेस कैसे बन रही हैं? अब आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ से आंख लगाकर आप क्या कर रहे थे? देख रहे थे। ये आईज है तुम्हारी, तो यहाँ पे तुम्हें कई सारी इमेजेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुझे बताओ, ये पहली इमेज है A1, दूसरी है A2, फिर A3, A4 एंड सो ऑन, कई सारी इमेजेस बन रही हैं यहाँ पर। इन सब में से सबसे ब्राइटेस्ट कौन होगी? पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, के सो ऑन, कहीं आगे वाली? कौन सी सबसे ब्राइटेस्ट होगी? ठीक है, सब लोग पहले तो देखो, नॉर्मल आंसर क्या आता है कि पहली वाली सबसे ब्राइटेस्ट होगी। नहीं, लेकिन पहली ब्राइटेस्ट नहीं होती है, सेकंड ब्राइटेस्ट होती है। समृद्धि बताओ सेकंड ब्राइटेस्ट क्यों होती है? हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, देखो बात सोचना जरा। यहां से 100% लाइट रे आ रही थी, उसका 4% पीछे चला गया और 96% नीचे आ गया, है ना? ध्यान देना, 96% ये नीचे आ गया। तो ये जो पहली इमेज बनी है, ये 4% से बनी है, 96% वाले से बनी है? बताओ, पहली वाली इमेज 96 से कहा बनी? ये तो मैंने 4% वाले के पाथ को पीछे ड्रॉ किया है, तो 4% से वाले बनी है। तो इसलिए ये, क्योंकि 4% इंटेंसिटी की बन रही है, इसलिए लगभग क्या होगी? दिखाई नहीं देगी, तो ये बहुत डल होती है इमेज। तो सबसे ब्राइटेस्ट सेकंड होती है। अब होता क्या, 96% पार्ट नीचे आता है, रिफ्लेक्ट करके 96% ऊपर जाता है। तो ये बनती है, जो 96% पार्ट रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा रहा है उससे बनी है। यानी ये जो सेकंड इमेज होती है सबसे ब्राइटेस्ट। क्यों आप सबसे इसको ब्राइटेस्ट बोलते हो? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्शन। स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्शन से बनी है। क्लियर है? बोलो। अब बताओ, A2 के बियॉन्ड जो इमेजेस बन रही है, A3, A4, A5, A6, इन सब की इंटेंसिटी सेम रहेगी या इनकी भी इंटेंसिटी घटेगी? हाँ, इनकी भी इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है सभी को सारे पॉइंट्स? देख लो। हाँ, देखो बात समझना जरा। ये 96% पार्ट यहाँ है, 96% पार्ट ऊपर गया है। अब देखो, 96% का 4% नीचे आ जाएगा रिफ्लेक्ट करके, और 96 का बचा 96% वो ऊपर चला जाएगा। 96 का 4% समझ रहा हो ना कैसे मैं बोल रहा हूँ? ठीक है ना? 96 का 4% नीचे आ जाएगा और 96 का 96% बचा ऊपर चला जाएगा। मान लो फॉर सपोज ये हो गया कुछ 92 हो गया, मैंने 96 का 4% मैंने इतना मान लिया, ठीक है ना? और बाकी जो 96 में 4% था वो नीचे आ गया। फिर अब यहाँ जो ईएमएस जा रही है 4% से बनेगी ना, देखो 4% वाला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? और डल हो जाएगी। फिर सो ऑन, सब डल होती जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना? ये जो 4% 96% का कैलकुलेशन है बस हमारे समझने के लिए, तुम्हें एग्जैक्टली फिगर्स नहीं लिखने होंगे। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं इसके कुछ की पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं, उनको लिख लो। तो लिख लो पहले बात तो। देखो, द इमेज A2 इज द ब्राइटेस्ट इमेज, the image A2 is the brightest image because it is formed because it is formed due to light. It is formed due to light suffering because it is formed due to light suffering a strong first reflection a strong first reflection is because it is formed due to light suffering a strong first reflection at the silvered surface BE at the silvered surface
बीई, सिल्वर सरफेस हमारी बीई है ना, एट द सिल्वर सरफेस बीई। other images, full stop, other images a3, a4, a5, so on, a3, a4, a5 and so on are of gradually decreasing brightness, are of gradually decreasing brightness। डायग्राम जिनको बुक इसमें बोर्ड से नहीं समझ में आ रहा है वो लोग कॉपी से, बुक से देखकर प्रॉपर्ली बना लेंगे उसको, है, ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ब्राइटनेस। सिल्वर सरफेस जो है वो बीई है, बी टू ई फॉर एलिफेंट, बी फॉर बॉल, बीई है। सभी को ये क्लियर है? ये है बीई, बी फॉर बॉल, ई फॉर एलिफेंट, बीई। डायग्राम बना लिया, मैं रब कर रहा हूं। तो ये अब हम लोग का कंसाइज की बुक से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ए पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ए पार्ट के सभी को एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल घर से लगा कर आने हैं। तो तुम जो आर्टिकल पूछ रही थी इनका देख लेते हैं आर्टिकल, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा बाकी लोगों का, ठीक है? अच्छा अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं अभी। पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ। समृद्धि कौन सा आर्टिकल तुम पूछ रही थी, बताओ जल्दी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ना? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर लाइट रे, ध्यान देना, अगर एयर से या वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो तुम्हें ये पता है लाइट रे एयर वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के टूवर्ड जाएगी क्योंकि स्पीड कम हो जाती है। तो एयर वैक्यूम में स्पीड सी मान लो, अदर मीडियम में स्पीड वी मान लो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम का रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम से। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? अब यहीं पर मैं सिनेरियो को देखो चेंज कर दूं। मैं सिनेरियो अगला क्या करने जा रहा हूं